हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर चुके थे। उसके दोनों ही फॉर्म पढ़ चुके थे हम, सरल सूक्ष्मदर्शी भी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी। ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें जो लास्ट टॉपिक बच जाता है हमारे पास ह्यूमन आई को छोड़ के, वो है टेलीस्कोप। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में टेलीस्कोप के दो प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, एक तो अपवर्तन प्रकार का है और एक परावर्तन प्रकार का है, यानी रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जिसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है अपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तन प्रकार का। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा टेलीस्कोप, आपके सिलेबस में टेलीस्कोप के भी दो पोर्शन है। ठीक है, पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप, और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ये अपवर्तन प्रकार का है और ये परावर्तन प्रकार का है। मतलब इसमें मुख्य रूप से अपवर्तन का यूज होगा, और इसमें नाम तो इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, लेकिन इसमें भी अपवर्तन तो होता ही होता है। ठीक है, तो पहले टेलीस्कोप समझ लेते हैं कि टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है। देखिए, हमने ये बात करी कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब वस्तु से प्रकाश हमारी आंख तक पहुँचता है। ठीक है, और किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना निर्भर करता है कि वो वस्तु कहाँ पर रखी है। जैसे अगर कोई वस्तु बहुत बड़ी है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो वो छोटी दिखाई देती है, क्योंकि उसके द्वारा आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो छोटा होता है। कोई भी वस्तु न तो बड़ी होती है और न ही छोटी होती है किसी भी डिवाइस के द्वारा। डिवाइस केवल और केवल वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को परिवर्तित कर सकता है। अगर वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत बड़ी है तब भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है बड़ी होने के बावजूद। तो बड़ी वस्तुएं जब दूर होती है उस स्थिति में उनके द्वारा आंख पर बनाया गया कोण छोटा होता है, जिसकी वजह से वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या करता है? टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो दूर स्थित वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान बढ़ा देता है, और जब दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वो वस्तु हमें नजदीक दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी। तो टेलीस्कोप बेसिकली इज अ डिवाइस जो क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाए गए कोण दर्शन कोण का मान बढ़ाता है। ठीक है, तो हम आज चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप के बारे में, यानी कि परावर्तन दूरदर्शी के बारे में। तो इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि इसका भी डायग्राम जो है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसे अपन कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये मान लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका मुख्य फोकस F है। क्लियर, और इसे मैं FO कह देता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य फोकस है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होगा। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस दूर स्थित वस्तु की तरफ होता है। तो जो भी वस्तु दूर स्थित होती है, मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस अगर ज़्यादा होती है तो नॉर्मली हम उसको अनंत कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब वस्तु बहुत दूर स्थित होगी तो उससे आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से समानांतर? समानांतर का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और हमें पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस प्रकार से, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमने पढ़ा है, इस प्रकार से जाती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनना चाहिए और बिंदु प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना। ये सिर्फ कंसिडरेशन है। वास्तव में क्या होता है, देखिए आप खुद सोचिए, चंद्रमा जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, लाखों करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इवन आफ्टर दैट हमें चंद्रमा का बिंदु प्रतिबिंब तो नहीं दिखता, हमें चंद्रमा का उससे तो कम से कम बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। अगर नाइट में आप देखो तो चंद्रमा कुछ इस साइज का तो आपको भी दिखता ही है। इसका मतलब क्या है, हालांकि उससे आने वाली प्रकाश की सारी किरणें समांतर होती है, नो डाउट, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे सूरज का प्रतिबिंब, सूरज भी करोड़ों किलोमीटर दूर है लेकिन उसका भी बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि बिंदु प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे वस्तु अनंत पे रखी है और वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर है, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु प्रतिबिंब बनना चाहिए, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तव में क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ वापस।
तो सुनिए, प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस पर ही बनेगा, लेकिन बिंदु प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो होगा क्या कि मान लेते हैं इन्फिनिटी पे कोई वस्तु स्थित है, तो उससे आने वाली जो किरणें हैं समानांतर ही आएगी, नो डाउट, लेकिन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो बिना मुड़े क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। दूसरी अगर कोई किरण इसके समानांतर आएगी इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि ये लेंस से आ रही। अपवर्तन होने के बाद ये इस प्रकार से जाएगी ताकि इसका प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस पर बन सके। ठीक है, ये किरणें इस प्रकार से जाएगी, और जहाँ पे परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद करेगी, ऑप्टिक्स कहता है कि वहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इस वस्तु का हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये मेरे पास है F0। तो हम क्या देखते हैं, अनंत से स्थित किसी वस्तु से आने वाले समांतर प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस से अपवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाते हैं, उसका प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव लेंस के मुख्य फोकस पे बनाते हैं। बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बिंदु प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसकी साइज, इसको अपन नाम दे देते हैं से A डैश B डैश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A डैश और ये B डैश। ठीक है, और ये वाली मान लेते हैं अपन H डैश। तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब है पहले वो ऑब्जेक्टिव लेंस के मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, अब वस्तु द्वारा जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अल्फा। किसी भी वस्तु द्वारा बनाया गया कोण जो है वो अल्फा कहलाता है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर। अब क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और दूसरा लेंस हमारी आंखों की तरफ लगा होता है। तो ये दूसरा लेंस अपन लगा देते हैं इधर, ये मान लेते हैं दूसरा लेंस है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आई पीस, क्योंकि ये आंखों की तरफ लगा होता है। ये आई पीस है, ये आंखों की साइड में लगा होता है, इसलिए इसे आई पीस कहते हैं। और हिंदी में इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। हम दूरदर्शी में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभिनेत्र, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिदृश्यक। ठीक, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में मेन फर्क यही है। वहाँ पे क्या था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटा था और अभिनेत्र लेंस बड़ा था। दूरदर्शी में उल्टा है, अभिदृश्यक लेंस तो बड़ा है और अभिनेत्र लेंस क्या है, छोटा है। ठीक है, इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, एक ट्यूब में फिक्स करके रखते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हुआ, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन एडजस्ट करके इस प्रतिबिंब को इस आई पीस के मुख्य फोकस पर लाते हैं, तब इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलेगा। अनंत से मेरा मतलब है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट किया और ये जो वस्तु है वो इस लेंस के मुख्य फोकस पर आ गई। तो मुख्य फोकस मतलब क्या, ये वस्तु इसके मुख्य फोकस पर होनी चाहिए, मतलब ये एफ ई के बराबर है। समझिए कैसे, एफ ओ जो मैंने लिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो किसके बराबर आएगी, वो फोकस दूरी के बराबर आएगी। और किसकी फोकस दूरी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। मैंने ये कहा कि जब ये प्रतिबिंब इस लेंस के मुख्य फोकस पर आएगा, मतलब ये वापस जो प्रतिबिंब बना है वो इसी के मुख्य फोकस पर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस अभिनेत्र लेंस का भी मुख्य फोकस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी, और इसे अपन आई ई लिखेंगे, मतलब आई पीस की फोकस दूरी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये इसका मुख्य फोकस है तो इतनी दूरी पर यहाँ पर भी इसका मुख्य फोकस होगा एफ ई। ठीक है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ई कह देते हैं। तो अब इस प्रतिबिंब से जो समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वो जाएगी इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी इस प्रकार से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो बिना मुड़े क्या निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, इन किरणों को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये कहीं कट नहीं करेगी, और पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो भी ये कहीं पे कट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो इनको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ ये कहीं पे कट नहीं करने वाली है, और कहीं पे कट नहीं करेगी, इसका मतलब ये कहाँ पे कट करेगी, अनंत पर कट करेगी। अनंत से मेरा मतलब है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो इस स्थिति में इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पर यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर प्राप्त होगा, और वो इस प्रतिबिंब से बड़ा प्राप्त होगा, और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो एक बार वापस इसको समझ लेते। देखिए थ्योरी इसकी किस प्रकार से होगी कि इसमें दो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक लेंस आकार में बड़ा होता है और फोकस दूरी ज़्यादा होती है, इसको वस्तु की तरफ रखा जाता है। वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें
इस लेंस से अपवर्तित होकर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाती है, मुख्य फोकस पर बनाती है, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है। दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये जब प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस पर आएगा तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पर प्राप्त होगा, ठीक है। डायग्राम को बहुत व्यवस्थित तरीके से देख लीजिए, क्लियर। हम क्या करते हैं, सारी डिस्टेंस को अपन वैलिड करते हैं। यहाँ पे देखो ये एफ ई है, ये है एफ नॉट। हम क्या जानते हैं, वस्तु द्वारा बनाया गया जो कोण है वो तो अल्फा होता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा लिख लिया मैंने, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, उस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, यहाँ पे हमारी आंख होती है आई पीस की तरफ, तो यहाँ पे हम बना देते हैं आंख, ये हमारी आंख, और आई पीस की तरफ हमारी आंख है। ये इधर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जितना कोण बनाया जाता है उसे बीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, क्लियर है। डायग्राम को बहुत व्यवस्थित तरीके से देख लीजिए, ये अपवर्तन दूरदर्शी का डायग्राम है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे भी वही बात करते हैं कि इस अपवर्तन दूरदर्शी का आवर्धन किस प्रकार से ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इसके आवर्धन की, मैग्निफिकेशन। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है, आवर्धन बेसिकली क्या होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। तो देखिए प्रतिबिंब द्वारा कितना दर्शन कोण बनाया गया है, बीटा, और वस्तु द्वारा कितना बनाया गया है, अल्फा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब द्वारा तो बनाया गया है बीटा और वस्तु द्वारा कितना, अल्फा, ठीक है। अब देखिए बीटा निकालना है मेरे पास, ये रहा बीटा। तो बीटा बराबर क्या आएगा, tan बीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये बीटा, इसके सामने वाली ये भुजा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लंब कितनी है, a डैश b डैश, और आधार क्या आ जाएगा, a डैश e। तो बीटा की जगह तो हम लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन a डैश e। और इसी तरह अल्फा, ये रहा मेरे पास अल्फा, अल्फा के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आधार। तो लंब कितना है, a डैश b डैश, और आधार है a डैश o। तो ये आ जाएगा मेरे पास a डैश b डैश अपॉन a डैश o, क्लियर गाइस। देखिए a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएंगे, ये a डैश o क्या जाएगा ऊपर, तो मैग्निफिकेशन m बराबर a डैश o और अपॉन a डैश e, क्लियर। अब देखिए a डैश o कहाँ दिख रहा है, ये रहा मेरे पास a डैश o, क्लियर। a डैश o की वैल्यू किसके बराबर है, f o के बराबर है। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा f o और अपॉन a डैश e, a डैश e की वैल्यू मेरे पास कितनी है, f e के बराबर, क्लियर। अब ये प्लस आएगा या माइनस, उसकी बात करते हैं। तो हम सबको पता है आपतित किरण की दिशा में जो भी डायरेक्शन ली जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और उसकी विपरीत दिशा में नेगेटिव होती है, क्लियर। तो देखिए अगर एफ ओ को मापना है मुझे, एफ ओ ये वाली डिस्टेंस को मापना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी यहाँ से मापेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन चलेंगे, आपतित किरण भी इसी दिशा में आ रही है, मतलब आपतित किरण की दिशा में है तो इसको तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। एफ ई मापना है, ये आई पीस की फोकस दूरी यहाँ से मापेंगे, ये इधर से जाके मापेंगे, और आपतित किरण इसकी विपरीत दिशा में, मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो इसका फाइनल जो मैग्निफिकेशन आएगा m बराबर माइनस एफ नॉट और अपॉन क्या आ जाएगा, एफ ई, क्लियर। इस प्रकार ये आ जाएगा मेरे पास दूरदर्शी, अपवर्तन दूरदर्शी का आवर्धन। इस आवर्धन के फॉर्मूला में हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता चलता है कि आवर्धन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर, ठीक है। अगर मैं इनके बीच ग्राफ बनाऊं दोनों के बीच में, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए अगर ये आवर्धन m और एफ ओ के बीच ग्राफ बनाओ तो इनके बीच में तो एक सरल रेखा आएगी, मतलब जैसे जैसे इस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका आवर्धन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अभिनेत्र लेंस और इसके बीच में ग्राफ बना तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटने पर इसका m बढ़ेगा। तो अगर मैं m और एफ ई के बीच में ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास किस तरह से आएगा, ये एफ ई और ये मेरे पास आ जाएगा m, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ये चाहें कि आवर्धन ज़्यादा मिले, मतलब हमें वस्तु बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से बड़ी दिखाई दे, दूर स्थित वस्तु, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। इस वाले लेंस की फोकस दूरी तो ज़्यादा होनी चाहिए और इस वाले लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। मतलब हम ये चाहें कि ये लेंस तो होना चाहिए बड़ा और ये लेंस क्या होना चाहिए, छोटा, जो होता भी है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, अपवर्तन दूरदर्शी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये अपवर्तन दूरदर्शी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें एक टर्म मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस,
ये पूरी की पूरी ट्यूब होती है। इस ट्यूब में एक सिरे पर अभिनेत्र लेंस लगा होता है, एक सिरे पर अभिदर्शक लेंस लगा होता है, तो इसे ट्यूब लेंथ भी कहते हैं या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्यूब लेंथ जो है, नली की जो लंबाई है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वह एल किसके बराबर आएगा, देखिए ये पूरी एल यहाँ से लगी यहाँ तक, ये किसके बराबर आएगी, देखो ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी है, एफ ओ प्लस एफ ई। तो ट्यूब लेंथ जो होती है वो एफ नॉट प्लस एफ ई के सम के इक्वल होती है और इसे हम ट्यूब की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे परावर्तन दूरदर्शी के बारे में, और उसके साथ ही क्योंकि उस पर कुछ खास न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं है, केवल उसकी स्टडी है, तो परावर्तन दूरदर्शी के साथ ही हम जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और जाने से पहले अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 1-2 वीडियो और लेक्चर इसके अपलोड हो जाएंगे, तो आपको अपना फेयर काम कंप्लीट कर लेना होगा, क्योंकि हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये पीछे छूट जाएगा सारा कुछ मामला। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ नोट्स अवेलेबल है, उनकी आप जो है फेयर काम में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।